शालिनी जी और रितेश जी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशी मिली थी। क्योंकि शादी के 10 साल होने को आए थे। उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी, लेकिन इतने सालों बाद बच्चे के होने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह अपने बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इसी कारण आए दिन वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाया करते थे। शालिनी जी भी एक सरकारी जॉब करती थी। उसके बावजूद वह अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। समय समय पर सारी चीज़ों का पालन किया करती थी। एक दिन उन्हें चेकअप करवाने जाना था, इसलिए उनके पति उन्हें बुलाते हैं। अरे मैडम, और कब तक इंतज़ार करवाओगी? जल्दी चलो ना, मुझे ऑफिस भी तो जाना है, वरना आज की भी छुट्टी देनी पड़ेगी। कहते हुए रितेश जी अपनी पत्नी शालिनी जी को आवाज़ लगाते हैं और कार को बाहर निकालकर हॉर्न बजाने लगते हैं। क्योंकि शालिनी जी को 7वां महीना चल रहा था और चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। शालिनी जी भी सरकारी स्कूल की टीचर थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले ली रखी थी। शालिनी जी के पेट में दर्द होने के कारण रितेश जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाकर उनका चेकअप करवाकर वापस घर पहुंचाकर अपने ऑफिस जाने वाले थे। दरअसल शालिनी जी और रितेश जी की शादी को 9 साल पूरे हो चुके थे और भगवान ने उनके घर में खुशियां आने वाली थी, तो वह दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। शालिनी जी घर का काम छोड़कर अपने पति रितेश जी के साथ चली गईं। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए अधिक पौष्टिक खाना खाओ। और शालिनी जी की उम्र भी अधिक हो जाने के कारण उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अब 9 महीने पूरे होने के बाद शालिनी जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने ओम रखा। ओम के आ जाने से तो रितेश जी और शालिनी जी की मानो दुनिया ही बदल गई हो। दोनों माँ बाप सरकारी नौकरी वाले थे, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। फिर भी शालिनी जी ने अपने बेटे की परवरिश अपने हाथों से ही की। घर के काम के लिए उन्होंने कामवाली बाई को रख लिया था, लेकिन ओम की मालिश करना हो या उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना हो, शालिनी जी खुद ही किया करती थी। ओम को उन्होंने बड़े ही नाजों से पाला पोसा था। शालिनी जी हमेशा यह सपना देखा करती कि मेरे बेटे के लिए बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आऊँगी, और वह हमेशा अपने बेटे की हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए तैयार रहती थी। कभी कभी रितेश जी शालिनी जी को टोकते भी थे कि ओम की हर फरमाइश पूरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि हमारा जो कुछ भी है सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है, इसलिए वह कभी ओम को निराश या उदास देख नहीं सकती थी। उन्होंने जैसे ओम की हर फरमाइश पूरी की, वैसे ही अच्छे संस्कार भी दिए थे। जब शादी से पहले अपने माता पिता की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। वह अपनी माँ के रोज़ पैर दबाता, पिता की पीठ की मालिश करता और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बनकर ही रहता था। शालिनी जी जिन्होंने अपनी बहू के लिए इतने सपने सजाए थे, सब टूट गए। एक दिन शालिनी जी ने रात में सबके साथ अच्छे से खाना खाया। अपने बेटे से कहा,
बेटा, अगर मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पास नहीं रही तो तुम अपने पापा की खूब सेवा करना, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ना होने देना बेटा। तभी दोनों बाप बेटे उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ओम बोला, मम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हो? शालिनी जी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मैं तो यूं ही कह रही थी। शालिनी जी की बातें सुनकर सभी लोग सामान्य हो गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन शालिनी जी की वह अपने पति और बेटे के साथ आखिरी रात थी। आधी रात को ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अपने पति और बेटे को छोड़कर चली गईं। अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से ओम बाहर ही नहीं आ पा रहा था। तभी रितेश जी ने देखा कि हमारा बेटा तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तब उन्होंने उसे उसकी माँ की ही नौकरी दिलवा दी ताकि उसका मन खुश रहे। लेकिन जैसे ही ओम स्कूल में गया, वह और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। अब रितेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी उनके एक दोस्त ने बताया, क्यों ना ओम को लेकर तुम दूसरे शहर में बस जाओ, जहाँ नया माहौल मिलेगा तो शायद उसका मन खुश हो जाए। बेटे की खातिर रितेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और ओम को लेकर शहर पहुंच गए। उन्होंने वहां अपना घर खरीद दिया और वहां ज्वेलरी का बिजनेस करने लगे। ओम ने भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लिया। अब ओम नए माहौल में थोड़ा खुश रहने लगा। कुछ साल ऐसे ही बीते। अब रितेश जी का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा और उधर ओम अपने ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम स्नेहा था, उससे प्यार करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने अपने मन की बात स्नेहा से कह दी। स्नेहा ओम को मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दी और बड़ी धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी हो गई। अब तो स्नेहा ने जैसे ही ओम के घर में कदम रखा, वह तो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। अब वह अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रितेश जी को उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे से बहू के बारे में कहते तो ओम भी अपने पिता के ऊपर ही भड़क उठता और कहता, क्या पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आराम से रहिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। रितेश जी भी अब चुप चुप ही रहते थे, जिसका गहरा असर उनके कारोबार पर पड़ा। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि रितेश जी ने 1 करोड़ के गहने थोक में मंगवा लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन माल की डिलीवरी करवाना ही भूल गए। और इस बात को करीब 6 महीने हो चुके थे, जिसके कारण ना ही वह डीलर जिम्मेदार था ना ही व्यापारी। अब उस बात का रितेश जी को इतना सदमा लगा कि वह दुकान जाना ही बंद कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर ओम ने दुकान ही बेच दी। अब रितेश जी घर पर ही रहने लगे। सदमे के कारण रितेश जी अब बीमार से रहने लगे। अब रितेश जी स्नेहा की आंखों में कांटे की तरह खटकते रहते, जिसके कारण स्नेहा अपने पति ओम से रोज़ लड़ाई करती रहती। एक दिन ओम को ऑफिस किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए उन्होंने स्नेहा को आवाज़ लगाई, स्नेहा स्नेहा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ,
तुम अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चली जाना। ऐसा कहकर ओम घर से बाहर जाने ही वाला था, तभी स्नेहा की तेज़ तर्रार आवाज़ से मैं वहीं रुक गया। स्नेहा ने कहा, क्यों, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है क्या? मैं भी तो आपकी तरह ही ऑफिस जाती हूँ। क्या मुझे आपने अपने बाप की सेवा करने के लिए नौकरानी बनाकर रखा है तो 24 घंटे मैं उनकी सेवा करती रहूं? क्या मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है? थोड़ी देर रुको, मैं भी अपना टिफ़िन लेकर आपके साथ चल रही हूँ। उसकी सब बातें ओम के पिता रितेश जी सुन रहे थे। स्नेहा के एक एक शब्द उनके कलेजे को छलनी कर रहे थे। रोज़ रोज़ बेटे बहू के झगड़े से तंग आकर रितेश जी घर से बाहर निकल गए। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी उम्र में वह जाएं तो कहाँ और करें तो क्या करें। उन्होंने घर में ताला लगाया और चाबी गार्ड को देकर उसे बिना कुछ बताए धीरे धीरे करीब 3 किलोमीटर दूर पार्क में पहुंच गए और ये पता ही नहीं चला। पार्क में पहुंचते ही उन्हें इतनी थकान हो गई थी कि वह एक सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गए। उनको गिरता देख वहीं फुटबॉल खेल रहा अंश दौड़कर उनके पास आया और उन्हें दादाजी दादाजी कहकर जगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और रितेश जी को थोड़ा सा पिलाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ने से धीरे धीरे रितेश जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अंश की गोद में पाया। अंश ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया था और रोते हुए पानी के छींटे मार रहा था। रितेश को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटा? अंश बोला, दादाजी मैं अंश हूँ, यहाँ पास ही कॉलोनी में रहता हूँ और रोज़ यहाँ फुटबॉल खेलने आता हूँ। और आप कहाँ रहते हो दादाजी? आप यहाँ किसके साथ आए हो? आप तो इतने कमज़ोर हो और आपके साथ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बताइए दादाजी, आप किसके साथ आए हो? रितेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलते तभी अंश ने देखा नगर निगम वाले एक बहुत बड़े पेड़ को एक क्रेन में लेकर आए और उस पेड़ को एक बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। उसने मुस्कुराते हुए रितेश जी से पूछा, देखिए दादाजी, वह पेड़ कितना सुंदर है और उसे उस बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। दादाजी ने जब उस पेड़ को देखा तो उनका चेहरा और भी उदास हो गया। दादाजी का उदास चेहरा देखकर अंश बोला, दादाजी आपको खुशी नहीं हुई कि आज तक हमने छोटे छोटे पौधों को तो लगाते हुए देखा है, लेकिन आज इतने बड़े पेड़ को लगाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा दादाजी? रितेश जी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब छोटे पौधों को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तब उसकी जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती, इसलिए उसकी जड़ें अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं कि वह इस पेड़ की शाखा और पत्ती को संभाल सके। लेकिन बेटा वही पौधा जब बड़ा होकर पूर्ण विकसित हो जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लगाने से उसकी बहुत गहरी गहरी जड़ें कट जाती हैं, जिससे वह पेड़ और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। अंश को दादाजी की ये सब बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने पूछा, दादाजी तो क्या यह पेड़ यहाँ जीवित नहीं रहेगा? दादाजी बोले, नहीं। दादाजी का नहीं जवाब सुनकर अंश बोला, नहीं दादाजी आप गलत कह रहे हैं, यह पेड़ जरूर जीवित रहेगा। इस प्रकार रितेश जी के साथ बातें करते करते कब शाम हो गई अंश को पता ही नहीं चला।
और उसने गेट की तरफ देखा तो उसकी मम्मी उसे लेने आ गई थी। उसने दादाजी को बाय कहा और चला गया। अब रितेश जी वहीं बैठे बैठे बहुत देर तक उस पेड़ को देखते रहे और उन्हें अपनी ज़िंदगी और उस पेड़ की ज़िंदगी में समानता नज़र आ रही थी। रितेश जी ने तो अपने मन में सोच लिया था कि अपने बेटे बहू के घर दोबारा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा अगर घर टाइम पर नहीं पहुंचा तो खामखा बच्चों को परेशानी होगी और यदि मैं पुलिस के हाथ लग गया तो और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वह दुखी मन से धीरे धीरे चलते हुए सड़क पार कर रहे थे। वह गेट पर जैसे ही पहुँचे उनकी बहू स्नेहा चमचमाती कार में उनके पास से गुजरी। उसने देखा कि रितेश जी घर के बाहर हैं तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने उनके हाथों से चाबी ली और पैर पटकते हुए ताला खोलकर दरवाजे को पीटती हुई अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे रितेश जी भी थोड़ी देर बाद घर के अंदर आ गए। रितेश जी को जोरों की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा पानी बहू से मांगा जाए या खुद निकाल कर पिए, और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह थोड़ी हिम्मत करके पानी पीने के लिए जैसे ही किचन की ओर बढ़े, स्नेहा ने पीछे से आवाज़ लगाई, पापा जी क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी आप बाहर से आए हैं ना, हाथ मुंह भी नहीं धोए और सीधे किचन में चले आए। अब इतने बूढ़े हो गए हैं लेकिन क्या आपको इतनी सी भी समझदारी नहीं है? रितेश जी बोले, बेटी मैंने गार्डन में लगे पाइप से घर में आने से पहले हाथ मुंह धो लिए थे। ससुर की बातें सुन स्नेहा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह यह नहीं जताना चाहती थी कि वह गलत है। इस पर जोर से उन्हें डांटते हुए कहा, अच्छा ताकि कॉलोनी के सभी लोगों को पता चले कि हम लोग आपको हाथ से धोने के लिए पानी भी नहीं दे सकते। और भी बहुत सी खरी खोटी उसी समय उसने अपने ससुर को सुना दी। बेचारे रितेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में बिना पानी पिए ही चले गए। 2 घंटे बाद जब ओम भी घर आ गया, रितेश का मन हुआ कि अपने बेटे को बताए जो स्नेहा ने उनसे कहा और पानी मांग कर पिए तो उनके मन को संतोष आ जाए। लेकिन वह जानते थे यदि वह अपने बेटे से पानी मांगेंगे तो उसे रोज़ की तरह खरी खोटी सुनाएगा। वह स्नेहा से भी कहीं ज़्यादा सुनाएगा। इसलिए उन्होंने किसी से भी पानी नहीं मांगा और जब खाना खाने सभी लोग बैठे तभी खाना के साथ मन भरकर पानी पिया। अब तो बेटे बहू को जाने के बाद रितेश जी उसी पार्क में जाकर बैठने लगे। अंश भी रोज़ उनके पास जाकर बैठता। रितेश जी और अंश में उस पेड़ को लेकर रोज़ बहस होती। रितेश जी कहते कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ सूख कर गिर जाएगा, वहीं अंश कहता नहीं और नगर पालिका वाले टैंकर से पानी लाकर रोज़ डालता है, इसलिए वह नहीं गिरेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद वास्तव में वह पेड़ सूख कर गिर गया। अंश ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको कैसे पता था कि वह कुछ दिनों बाद पेड़ गिर जाएगा? उसकी बातें सुनकर दादाजी हंसे और बोले, बेटा जिस तरह एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है उसी प्रकार उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर अपनी शाखाओं और पत्तों को सहारा देना तथा उनके पालन पोषण करने के लिए जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि उसे पानी की कमी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हम लोग जहाँ पहले बड़े होते हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं।
समाज के लोगों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और भी जान पहचान के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते की जड़ें मजबूत होती हैं, जिनका सहारा हमारे परिवार के लोगों को मिलता है। रितेश जी की ऐसी बातें सुनकर अंश बोला, तो क्या दादाजी आपकी जड़ें भी आपके गांव में ही रह गईं? अंश की यह बात सुनकर रितेश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने आंसू को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अंश समझ गया कि दादाजी को अपने गांव की बहुत याद आ रही है। उसने कहा, दादाजी आपको तो इस उम्र में अपने बराबरी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपना समय गुजारना चाहिए। रितेश जी बोले, बेटा मैं गांव देहात का आदमी, मेरे साथ कौन बात करना पसंद करेगा? अंश बोला, दादाजी हमारे घर के पास एक गली है, उसकी थोड़ी दूर पर वृद्धाश्रम है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? वृद्धाश्रम का नाम सुनकर रितेश जी की आंखों में चमक आ गई। वह बोले, बेटा क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? अंश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़े। अंश ने रितेश जी का हाथ पकड़ा और वृद्धा आश्रम की ओर चल दिए। उसी समय उसकी माँ उसे लेने आ रही थी। जब उस दिन देखा कि अंश किसी बूढ़े आदमी के साथ जा रहा है तो वह घबरा गई कि बूढ़ा मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी रोका और उस बूढ़े को बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्हें बच्चा चोर भी कहा। अंश ने अपनी माँ से कहा, माँ यह बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इनका अपना कोई नहीं है। अंश की बातें सुनकर उसे शर्म सी महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और रितेश जी से माफ़ी मांगी और वह स्वयं रितेश जी और अंश को अपनी गाड़ी में बैठाकर वृद्धा आश्रम ले गई। वहाँ उस दिन ताला लगा हुआ था क्योंकि वहाँ के सभी लोग कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। इसलिए अंश की माँ उन्हें अपने घर ले जाकर उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, दादाजी अगर आपका मन करे तो आप हमारे घर रह सकते हैं। रितेश जी का रहने का कोई दूसरा ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वह उनके घर पर ही रहने के लिए मान गए। अब अंश रितेश जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टॉप कर लिया क्योंकि रितेश जी को भी बिजनेस का अच्छा तजुर्बा था। इसलिए वह समय समय पर अंश को बिजनेस के दांव पेच समझाते रहते थे। एक दिन रितेश जी ने अंश से अपने मन की बात बताई कि वह भी कुछ करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी किसी पर बोझ की तरह रहना ना पड़े। अंश ने यह बात अपने पापा को बताई तो वकील साहब भी तैयार हो गए क्योंकि उन्हें रितेश जी के तजुर्बे पर पूरा विश्वास था और अंश भी उनका साथ देने के लिए तैयार था। रितेश जी ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली और देखते ही देखते उनकी वह छोटी सी दुकान बहुत बड़े शोरूम में कब बदल गई उन्हें ही पता नहीं चल पाया। एक दिन रितेश जी का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था जिसमें रितेश जी को करोड़ों का मालिक बताया जा रहा था। उन्हें देखकर तो ओम और स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुरंत दोनों उस शोरूम में गए जहां का एड्रेस टीवी पर बताया गया था। वहां जाकर ओम अपने पिता से बोला, पापा आप आज तक कहाँ थे? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं मिले पापा। तभी स्नेहा भी रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई रितेश के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि पापा हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। रितेश जी ओम को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और रितेश जी ने अंश को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा अंश क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो?
अगर यह लोग कस्टमर हैं और कुछ लेना चाहते हैं तो दिखा दो, वरना यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि मैं इन्हें नहीं पहचानता। रितेश जी की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए, मानो काटो तो खून नहीं। उसी समय अंश के मम्मी पापा भी रितेश जी के किसी पेपर पर साइन करवाने उनके पास आए थे। उन्होंने जब उन दोनों को देखा तो पूछा, पिताजी यह कौन है? तभी ओम बोला, भाई साहब हम इनके बेटा बहू हैं। जब से पापा हमारा घर छोड़ कर गए हैं मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ, और हमारी नौकरी भी छूट गई है क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इसलिए हम अपने पापा को लेने आए हैं। तभी अंश की मम्मी बोली, अरे पैसों के लालची इंसान, अभी तक कहाँ गए थे तुम लोग? पिताजी को आए लगभग 1 साल हो गए हैं और तुम्हें आज याद आ रही है जब इनके पास पैसे और रुतबा हो गया है। तो ओम और स्नेहा उन दोनों से माफ़ी मांगने लगे। तभी वकील साहब बोले, अरे हमसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से माफ़ी मांगो जिनके तुम गुनहगार हो। वैसे तो तुम्हें कानून बूढ़े पिता को तकलीफ़ देने के जुर्म में सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो तो पिताजी का मोह तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वकील हूं और वकील कानून की सहायता से क्या क्या कर सकता है इतना तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो ओम और स्नेहा दोनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उन्हें ना तो रितेश जी ने माफ़ किया और ना ही अंश के मम्मी पापा ने। वे दोनों पश्चाताप के आंसू लिए चुपचाप अपमानित होकर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पिता उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, वही बेटा बुढ़ापे में उन्हें कुछ समझते नहीं और वह उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अंश और उसके मम्मी पापा ने रितेश जी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।